ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट पर आधारित है और हम सभी लोग बातचीत करने वाले हैं समाज कार्य के टॉपिक पर और यूनिट नंबर 7 पर। अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 10 कवर कर लिया है। यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। ये आपका लगभग 7 यूनिट, लगभग क्या, ये पूरा का पूरा डन हो चुका है। अब बचा है आपके पास यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। और 7 के अंतर्गत आप देखिए आज का टॉपिक है सामाजिक नीति। और सामाजिक नीति की संकल्पना क्या होती है, लक्ष्य, विषय क्षेत्र, संदर्भ और प्रारूप। प्रारूप मतलब मॉडल। देखिए यहाँ मॉडल से एक प्रश्न आप रखिएगा और सामाजिक नीति के संकल्पना से आप एक प्रश्न रखिएगा, ठीक है। और भारतीय संदर्भ में प्रयोजनीयता से भी एक सवाल में भी बन सकता है, ठीक है, बट श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस भारतीय संदर्भ में प्रयोजनीयता से, परंतु संकल्पना से और मॉडल से ये तय है कि दिसंबर 2025 में एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख भी सकते हो। और यूनिट नंबर 7 के संदर्भ में कुछ मैंने एमसीक्यूज़ भी दे दिया है एंड कुछ प्रश्नों के आंसर बेसिकली नहीं होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं उन प्रश्नों के आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। फिलहाल बात करते हैं सामाजिक नीति पर। और सामाजिक नीति को हम लोग इंग्लिश में सोशल पॉलिसी कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि सोशल पॉलिसी का दिशा निर्देश देना, सिद्धांत और कार्यनीतियों का एक समूह होता है जिनका उद्देश्य है कि समाज में सामाजिक न्याय, समानता, कल्याण और विकास को सुनिश्चित कर सके। तो सोशल पॉलिसी में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में अगर वो सवाल बनाता है तो यही कुछ शब्द होंगे। जैसे एक शब्द होगा सामाजिक न्याय और ये शब्द सोशल पॉलिसी को रिलेट कराएगा। एक शब्द होगा आप सभी लोगों के लिए समानता, जो कि ये भी सोशल पॉलिसी को रिलेट कराएगा। एक शब्द होगा कल्याण, जो कि रिलेट कराएगा सोशल पॉलिसी को। और एक शब्द होगा विकास। तो ये कुछ शब्द हैं जो संबंधित हैं सामाजिक नीति से, ठीक है। और ये राज्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियाँ होती हैं जिनका लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक आवश्यकताओं पर, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, आवास पर, रोजगार पर, सामाजिक सुरक्षा पर और कल्याण में, ठीक है, इनमें उसकी क्या करती है, ये पूर्ति करता है सोशल पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक नीति वह नीति है जिनके माध्यम से सरकार समाज के सभी वर्गों, मतलब आप सभी वर्ग यहाँ पर, जैसे महिलाओं का वर्ग हो गया, वृद्धों का वर्ग हो गया, बच्चों का वर्ग हो गया, है ना, सभी वर्गों के कल्याण, विकास, समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। या आप ये भी कह सकते हो कि सामाजिक न्याय, समानता, कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है सामाजिक नीति। इसका उद्देश्य है कि समाज में सामाजिक न्याय, सुरक्षा, समान अवसर और मानव गरिमा की रक्षा करना, वही बेसिकली सोशल पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। ये एक सवाल बनाएगा, आपको कूट मिलेगा, या तो आप ये कह लीजिए कि अभिकथन और कारण के संदर्भ में हमें सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक परिभाषा के रूप में सोशल पॉलिसी को प्रस्तुत किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ सामाजिक नीति को सरल शब्दों में, कि वो नीति है जिनके द्वारा राज्य सामाजिक समस्याओं के समाधान और सामाजिक असमानताओं के निवारण और नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यक्रम और योजनाओं का निर्माण करता है। तो सामाजिक नीति क्या है? सामाजिक नीति एक प्रकार की पॉलिसी है जहाँ जो समाज में समस्याएं हैं, जैसे आप कह लीजिए कोई भी असामाजिक तथ्य हैं, उन तथ्यों को समाधान के रूप में, सामाजिक असमानताओं के समाप्त करने के रूप में, नागरिकों के कल्याण के रूप में, या उनके समान अवसर पर, समानता पर, न्याय पर, ठीक है, या कल्याणकारी दृष्टिकोण पर या परिवर्तनशील प्रक्रिया पर आधारित होकर एक कार्यक्रम बनाता है और योजना का निर्माण करता है, ताकि जो भी उस समाज के अंतर्गत वर्ग आते हैं
उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो ये सोशल पॉलिसी का एक रोल होता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा सामाजिक नीति के अंतर्गत। आगे बात करते हैं सामाजिक नीति के संदर्भ में कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। उद्देश्य तो बहुत आसान है ना। उद्देश्य सामाजिक पॉलिसी की अगर आप परिभाषा समझ गए हैं तो उद्देश्य आपको आसान लगेंगे। जैसे समाज में समान अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, समान अवसर उपलब्ध करा दो। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी सामाजिक समस्या है तो इनको आप कम कर दीजिए। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की आप रक्षा कर दीजिए, ठीक है। जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, अच्छा वंचित वर्ग में मैंने अभी ऊपर बताया भी आपको, जैसे अनुसूचित जाति के लोग हो गए, जनजाति के लोग हो गए, महिलाएं हो गई एंड बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, दिव्यांग हो गए, तो इनके लिए एक विशेष प्रावधान की बात करता है सोशल पॉलिसी, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हो कि एक प्रकार का उद्देश्य है, ठीक है। और समाज में जो सामाजिक एकता है, सद्भाव है, उसको स्थापित करने में सोशल पॉलिसी का एक अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय की स्थापना यानी समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देता है। ये मानव कल्याण की बात करते हैं तो नागरिकों की मूलभूत जो आवश्यकताएं, मूलभूत का मतलब होता है रेडिकल, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसी को बेसिक भी बोल सकते हो या इसे आप लोग हिंदी में बुनियादी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है सामाजिक नीति। गरीबी उन्मूलन, मैंने अभी आपको बताया ना, वंचित वर्गों में, ठीक है, यहाँ पे जैसे गरीबी शब्द मेंशन किया गया है, अशिक्षा भी मेंशन हो सकता है, बेरोजगारी भी मेंशन हो सकता है, ठीक है। उनमें अगर हम बात करते हैं तो उनके निर्धनों की सहायता देकर उनको सामाजिक संतुलन में लाना या उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना, गरीबी समाप्त करने की बात कर रहा है, यानी अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत करने की बात कही जा रही है। सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो देखिए वृद्ध, दिव्यांग, महिला एवं बच्चे कह लीजिए या बालक कह लीजिए, उनकी सुरक्षा की बात करता है। अवसरों की समानता की बात होती है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर देने की बात करता है। सामाजिक परिवर्तन जैसे पिछड़ेपन और भेदभाव, अन्याय को दूर करने की बात करता है ना, वो सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, ठीक है। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ये एक उसकी खास फीचर है, यानी एक प्रकार से आप कह लीजिए विशेषता है, और उन विशेषता के आधार पे यहाँ पे उसके उद्देश्य बनाए गए हैं। उद्देश्य का मतलब ही होता है एक प्रकार का लक्ष्य, ठीक है। बाकी अभी आगे आपको मिलेगा और भी, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं। सामाजिक नीति के कुछ विशेषताएं हैं, आप इसे कह सकते हो फीचर, ठीक है, इसे फीचर बता सकते हो। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं सोशल पॉलिसी के फीचर क्या क्या होते हैं। सोशल पॉलिसी के फीचर होता है कि लोकहितकारी, मतलब आप ये कह लीजिए कि वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता है, ये इसका फीचर है, इस टाइप का उसका नेचर है सोशल पॉलिसी का। न्याय और समानता पर आधारित होता है सोशल पॉलिसी, है ना। असमानताओं को कम करना, ये अपने आप को समझता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में जितनी भी असमानताएं हैं उसको हम कम कर दें, ठीक है। तो यही दर्शाता है सामाजिक नीति की विशेषताएं, ठीक है। राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए या उत्तरदायित्व कह लीजिए कि सामाजिक नीति को लागू करना, और मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसमें कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कोई इंस्टीट्यूट, है ना, इनका पार्ट नहीं। अगर वो बेसिकली अगर गवर्नमेंट के थ्रू आती है तो उसका मूल कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर जो भी असमानताएं हैं, जो भी बेसिकली लोक हितकारी एक्टिविटीज़ हैं, या जो भी कल्याणकारी दृष्टिकोण में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ के उन्हें समाज के अंतर्गत लेकर आना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिए कि यह राज्य द्वारा निर्मित एक नीति होती है जिसे हम लोग सोशल पॉलिसी कहते हैं, और इसका उद्देश्य होता है कि समाज के जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके कल्याण पर बेसिकली ये कार्य करता है, उनका वेलफेयर पर ये काम करता है। तो कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आप कह सकते हो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, है ना, इत्यादि चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और यह सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित होता है, ये भी बात सत्य है, ठीक है। न्याय और समानता पर आधारित इसका उद्देश्य ही है कि जितने भी असमानताएं हैं उनको समाप्त करना। फिर ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा बेसिकली इससे जुड़ी हुई है सोशल पॉलिसी की, ये भी एक प्रकार की इसका फीचर है। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों में ये बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
सामाजिक नीति के कुछ प्रमुख एरियाज़ हैं, ठीक है, यानी आप कह सकते हो क्षेत्र हैं। जैसे शिक्षा की एक नीति है, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे आप लोगों से शिक्षा नीति पर भी, ठीक है। और अभी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम शिक्षा नीति भारत में कब आई, ये इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है, या शिक्षा नीति होती क्या है, इसको लेकर भी परीक्षा में सवाल बना लेता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारत में सर्वप्रथम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो 1968 का था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट को भी ये रिलेट कराता है कभी कभी, हायर एजुकेशन से संबंधित है। और ये नीति डॉक्टर DS कोठारी आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और उस समय कोठारी आयोग की जो सिफारिश हुई थी, कोठारी आयोग की, ठीक है, आयोग की सिफारिश हुई थी, तो वो एक प्रकार से आप कह लीजिए कोठारी कमीशन, तो वो 1964 एंड 66 के दौरान इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 सर्वप्रथम माना गया है, जहां समान अवसर की व्यवस्थाएं थी, सभी के लिए शिक्षा को समान रूप से सुलभ बनाने की बात कही गई थी। और एक 3 लैंग्वेज फार्मूला भी था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला या 3 भाषाई सूत्र कह सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ 6% GDP शिक्षा पर खर्च करने की अनुशंसा भी इस 1968 में दर्शाया गया था। 6% की GDP शिक्षा पर खर्च करने के लिए, ठीक है। तो ये था, ये तो पहला था। अगर हम बात करते हैं परीक्षा में अगर आपसे दूसरा पूछ लेता है तो दूसरी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, वो आई थी 1986 में आई थी। 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा ये महिलाओं और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था 1986 में। तो ये जो बातें मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, इसको अगर आप नोट कर लेते तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा इसका दोबारा से। उसके बाद इसको संशोधन किया गया, तो तीसरे में आई, और उसको बेसिकली संशोधित नीति रखी गई। शिक्षा नीति को संशोधित नीति कहा गया, और वो वर्ष था 1992 था, 1992 में। हालांकि ये जो नीति 1992 की है, ये 1986 नीति में सुधार करके विकेंद्रीकरण और स्थानीय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया था। तो यहाँ 2 शब्द आप चाहो तो नोट कर लो ब्रैकेट में, और ये जब भी सवाल बनाएगा तो ये शब्द जरूर लिखा रहेगा। एक तो लिखा रहेगा आपके सामने विकेंद्रीकरण लिखा रहेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये 1992 में ही बात हुई थी और कहीं पर बात इसकी नहीं चली थी। और दूसरा आप लिख लीजिएगा इसी में एक शब्द और है, अस्थानीय शब्द, ठीक है। तो ये 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है 1992 के दौरान में। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, फिर उसके बाद एक तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। देखो, ये तो तीसरे के नाम से भी जाना गया, बट इसको एक दूसरे नाम से संबोधित किया गया, नाम रखा गया था संशोधित नीति। इसको कहा गया था, बोला गया था संशोधित नीति बोला गया था। अब परीक्षा में आपसे तीसरी नीति नहीं करके पूछेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, संशोधित नीति के नाम से आएगा। तीसरी बेसिकली अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, तीसरी आप नोट कर लीजिएगा चौथे पॉइंट पर, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये मैं आप लोगों से बात भी कर चुका हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा और भी आज जिक्र कर देता हूँ। 2020, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ नई शिक्षा प्रणाली बेसिकली अब पूरे भारत में लागू है, और यहाँ पर आप नोट करिएगा 5+3+3+4, ठीक है। ये एक बेसिकली फार्मूला है जो 10+2 था, उसको हटाकर ये बनाया गया है, ठीक है, 5 3+3+4। और इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, एक बार लगेगा मुझे तो मैं लास्ट में आपको इसके बारे में बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें बताया है अगर आप शिक्षा नीति से सवाल बनाएगा तो इन्हीं में से कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। तो भारत की पहली राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है, तो 1968 में लागू हुआ, फिर उसके बाद 1986 में, फिर उसके बाद 2020 कहिएगा आप लोग, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सामाजिक नीति के ही प्रमुख क्षेत्रों में, ठीक है। स्वास्थ्य नीति, अब देखो परीक्षा में ये भी बना सकता है, सर्वप्रथम स्वास्थ्य नीति कब आई, है ना, इस तरीके से भी सवाल आता रहता है परीक्षा में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हेल्थ से संबंधित है ना, और मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी नागरिकों को समान रूप से प्राथमिक जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराया जाए, और उनको स्वस्थ रखा जाए, और स्वास्थ्य में समानताएं का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।
तो सर्वप्रथम जब इसको लाया गया था तो वो वर्ष था 1983 का, ये आप ध्यान रखिएगा 1983 का। ये प्रथम, सॉरी ये तो मैं शिक्षा नीति में लिख रहा हूँ, मुझे लिखना है स्वास्थ्य नीति में, 1983, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 आप कह लीजिए AD या ईसापुर में या ईसवी में, सबके लिए स्वास्थ्य पर बेसिकली बात किया गया था 2000 तक में, ठीक है, 2000 तक में। और यहाँ देखो मेरा कहने का मतलब है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पर विशेष बल दिया गया था। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बल दिया गया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बल दिया गया था खासकर इसके अंतर्गत। और इसमें भी कई बार परिवर्तन हुआ है ना, कई बार परिवर्तन हुआ, मैं वो भी नोट करवा देता हूँ आपको। जैसे देखो पहला अगर परीक्षा में पूछता है तो आप जानते हो, अभी भी मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये पहला ही है 1983 का, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 का लक्ष्य रखा गया, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं थी, खासकर इसका मेन लक्ष्य यही था। और अगर हम बात करते हैं दूसरे को लेकर, तो दूसरी नीति इसमें आई थी 2002 में, 2002 में। और यहाँ 2002 में क्या बात हुई, निजी क्षेत्र की भागीदारी, रोग निवारण और स्वास्थ्य बीमा पर विशेष बल दिया गया था। फिर से सुनिएगा, निजी क्षेत्र, निजी मतलब प्राइवेट एरिया के पार्टिसिपेट को जोड़ना और रोग बीमारियों को दूर करना और हेल्थ को लेकर बीमा वगैरह पर विशेष बल देना। तो ये पार्टिसिपेट किया गया था या इस तरीके की बातचीत हुई थी 2002 में, ठीक है। ये दूसरी थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तीसरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यही आता है, ठीक है, तीसरा ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का, परीक्षा में यही आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करता है, मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य को ये कवर करता है, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज, आयुष का समावेश, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का समावेश, कुछ योजनाएं वगैरह चलाई गई हैं, उसको लेकर बात किया गया। तो पहली स्वास्थ्य नीति 1983, दूसरी 2002, तीसरी जो वर्तमान में इस समय चलाई जा रही है वो थी आपका 2070। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो 2-4 बातें बताया हूँ, अगर वो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, वो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया आप इस तरीके से आप वहाँ पे दर्शा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति दोनों के दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोनों, जैसे शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति दोनों की बात मैं करूं तो समान अवसर, मानव विकास और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं दोनों। शिक्षा नीति भी वही काम करती है, इसका एम वही होगा, और स्वास्थ्य नीति का भी वही रोल होगा, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम रोजगार नीति कब आई। अच्छा, इस तरीके से भी सवाल बनाता है, या रोजगार पॉलिसी बेसिकली है क्या, है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। भारत में बेसिकली अगर हम बात करते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर, तो सन 2008 में लाया गया था, ठीक है, सन 2008 में लाया गया था प्रथम। ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ, एक ही जगह पे दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहली राष्ट्रीय रोजगार नीति जो जब 2008 में आई थी ना, तो भारत सरकार के श्रम और रोजगार एक मंत्रालय है उसके तहत आई थी। और ये बात मैं बता दूं आपको कि सबसे उपयुक्त और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, गरीबी समाप्त करने की बात कही गई थी, कौशल विकास पर बात होगी, और उत्पादक जो भी रोजगार होंगे उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक शब्द बड़ा फेमस रहा रोजगार पॉलिसी में, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया था इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, रोजगार नीति से कुछ और भी कार्यक्रम है ना, ये रोजगार नीति तो एक 2008 की है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आया था, इसके अलावा और भी है, मैं आपको यहाँ साइड में नोट करवाता हूँ, है ना। आप सर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या था उसका? क्या कह रहे हो? 2008 का इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं समझ नहीं पाया, फिर से रिपीट करो, 2008 का क्या उद्देश्य क्या था? सर इंक्लूसिव ग्रोथ जो आपने बताया, हाँ, वो क्या होता है? वो, हाँ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब मैम ये था कि जैसे कि सभी लोगों का, जैसे मैं कहूँ कि गरीबी समाप्त करना। सर उद्देश्य था, मतलब इंक्लूसिव, वो तो मैं मीनिंग समझ गई थी, मतलब मोटिव यही था। हाँ, मोटिव यही था कि गरीबी भी दूर करनी है, कौशल विकास भी करना है, रोजगार को बढ़ावा भी देना है, मतलब उसमें एक साथ कई एक्टिविटी इन्वॉल्व है,
जब एक साथ कई एक्टिविटी इन्वॉल्व कहा जाता है तो उसको समावेशी या डेवलपमेंट या समावेशी है या इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम दे सकते हो। ठीक है, यही बात इसमें है। बात समझ में आ रही कि नहीं बताओ, या तो जी सर जी। जी जी क्लियर हो गया। तो अच्छा, इसके अलावा भी देखो, मैंने कहा था कि अभी रोजगार नीति से संबंधित और भी कार्यक्रम रहे थे, जैसे मैं आपको बता दूं, नोट करना है तो कर लो। एक था आपका रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, अब ये जो रोजगार गारंटी योजना थी ये महाराष्ट्र की बहुत फेमस थी, 1972 में चलाया गया था। और मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था ये 1972 का, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बेसिकली चलाया गया था। एक नाम आपने सुना होगा, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, और ये योजना थी 1989 की, और ग्रामीण रोजगार और आधारभूत जो भी संरचनाएं थी उन संरचनाओं के विकास पर ये विशेष बल दिया गया था। ठीक है, और उसके अलावा एक था, ये जो परीक्षा में पूछा जाता है, हमेशा आता है, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ग्राम स्वरोजगार योजना इसको बोला जाता है। और ये आया था 1999 में, और मोटो था कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना, इसका खासकर उद्देश्य ही रखा गया था। उसके बाद आपने नाम सुना होगा मनरेगा के बारे में, है ना, MGNREGA, मनरेगा, और इसका मतलब है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार एक्ट। और ये आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आपके दिमाग में आता है ये 2005 यानी 2005 में। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रही है परीक्षा में, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। लगभग हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ा फेमस पार्ट बना था। ठीक है, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार। और इससे सवाल एग्जाम में यूजीसी नेट में खासकर पूछा गया है कई बार। और एक इसके अलावा था राष्ट्रीय रोजगार नीति, ये तो अभी मैंने आपको बताया ही है ना, उसी के अंतर्गत बता ही रहा था, राष्ट्रीय रोजगार नीति। और ये नीति तो आप जानते हो 2008 की है, और जहाँ बात मैं कर रहा हूँ सम्मानजनक और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देने की। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बात। सर एमजी नरेगा पूछेगा तो सर 2009 लगाएंगे 2005 लगाएंगे? 2005 एक्ट के दृष्टिकोण से आपको 2000 यहाँ पे 5 लगाना है। ठीक है, जी संदर्भ में। ठीक है, जी। हाँ, अब देखो, अगर आपने यहाँ पे मुझसे पूछ लिया तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मनरेगा के तहत अगर आपको परीक्षा में 2009 आता है तो उस परिस्थिति में कहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करेंगे, मैं नीचे आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिएगा, आपने पूछा है अभी, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आया है मनरेगा, वो आया है आपका एक अधिनियम के रूप में पारित हुआ था 2005 में, लेकिन इसे लागू किया गया 2006 में, और इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, या इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। नाम में क्या किया गया, नाम में संशोधन किया गया, और वो वर्ष आप ध्यान रखेंगे 2009। अब 2005 में फिर नाम क्या था इसका, 2005 में नाम था इसका नरेगा करके, आपने नाम सुना होगा नरेगा, ये था। और 2009 में नाम क्या हुआ, तो मनरेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके का नाम रखा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये रखा गया था। और लागू जब हुआ था 2 फरवरी 2006 की, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 2 फरवरी 2006 को, सबसे पहले लगभग 200 जिलों में, कितने जिलों में, लगभग 200 ज़िले में, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब इसका नाम परिवर्तित हुआ डेट में, तो आप यहाँ पर बना दीजिएगा 2 अक्टूबर
9 को, और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर बेसिकली इसका नाम मनरेगा रखा गया था। 150वीं जयंती पे एक बार परीक्षा में सवाल भी बनाया गया था। ठीक है, इसको 20 मत समझ लीजिएगा, 2 अक्टूबर समझिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ग्रामीण परिवारों के प्रति लगभग अगर मैं बात करूं तो कम से कम 100 दिनों का रोजगार इसका मोटो रखा गया था। खासकर इसकी बात आप जरूर ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब थे, जो भी भूमिहीन मजदूर थे, महिलाएं थी, वंचित वर्ग के लोग थे, उन लोगों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर लिखा है, एकदम क्लियर शब्दों में। आप अगर इसको नोट कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो अच्छी बात है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, दिक्कत ना हो, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना सर। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं महिला एवं बाल कल्याण नीति पर। देखिए, अगर मैं इसके अंतर्गत चर्चा करते हैं हम लोग, तो महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, ठीक है, बात कही गई पॉलिसी पर, और एक अलग से पॉलिसी बनाई गई, है ना। एक अलग से पॉलिसी रखी। मैं पहले राष्ट्रीय बाल नीति की बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइड में, ठीक है, देखो, राष्ट्रीय बाल नीति, और इस राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत अगर हम लोग चर्चा करते हैं चिल्ड्रन पॉलिसी की, तो 1974 में, ठीक है, पहली ये राष्ट्रीय बाल नीति लाई गई थी, और उसको बेसिकली संशोधन किया गया। तो संशोधन नीति के नाम से बेसिकली जाना भी गया। तो वो था 2013, जहां भारत सरकार ने, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको घोषित किया और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण विकास का मतलब यही था कि बच्चों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिकता का विकास हो, इस तरीके की इन्होंने सर्वांगीण विकास बच्चों का मोटो रख के आगे इसको लेके चले। तो इन्होंने कहा कि भाई बच्चों को जीवन के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के अधिकारों की हम बात करेंगे, हम बाल शोषण को रोकने का प्रयास करेंगे, बाल मजदूरी रोकेंगे, तस्करी से सुरक्षा करेंगे बच्चों का, और बच्चे जो होते हैं वो राष्ट्र के अमूल्य संपत्ति हैं। और इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट आया। अब परीक्षा में सवाल बनता है ये कि बच्चे राष्ट्र के अमूल्य संपत्ति हैं। ये अवधारणा 2013 में आया था, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप नोट भी कर लें इसको। परीक्षा में यही चीज़ बन जाती है, बच्चे राष्ट्र की, ठीक है, राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संपत्ति हैं, और ये बातें 2013 के अंतर्गत कही गई थी। अब इसी नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एक आयोग है ना, और आपने नाम सुना होगा 2007 का। ठीक है, और NCPCR नोट कर लो, राष्ट्रीय बाल अधिकार, ठीक है, संरक्षण आयोग। ठीक है, तो ये एक प्रकार से नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन कंजर्वेशन राइट्स है। ठीक है, और ये आया था 2007 में। ये मैं यूनिट नंबर 10 में इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ाया हूँ। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये था बच्चों की नीति के संदर्भ में। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग बात कर लेते हैं महिलाओं को लेकर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय महिला नीति। यहाँ पे लिख लीजिए, राष्ट्रीय महिला नीति। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी बातें मैं यहाँ पे अभी तक बताया हूँ क्षेत्र में सोशल पॉलिसी के, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सवाल आए हुए हैं, आगामी परीक्षा में भी सवाल आएंगे। तो राष्ट्रीय महिला नीति पहली बार बेसिकली 2001 में आई, पहली बार, और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हो। और इसका संशोधन करना, या अगर मैं कहूँ ड्राफ्ट नीति के रूप में, है ना, बेसिकली अभी तक रूप नहीं दिया गया है, लेकिन एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट बन गया था 2016 में। और मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँगा 2016 करके ब्रैकेट में। अभी तक ये आप अपनी कॉपी पर भी ऐसे ही नोट करिएगा, अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
घोषणा हालांकि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था, और महिलाओं को समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा और भागीदारी को बेसिकली सुनिश्चित किया गया था कि जेंडर इक्वलिटी पर बात होगी, महिलाओं की शिक्षा पर बात होगी, रोजगार की बात होगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की पार्टिसिपेट पर बात होगी, महिलाओं के लिए स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिला था हम लोगों को। ठीक है, तो महिला नीति ड्राफ्ट बेसिकली आया था 2016 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बाल नीति 1974 में, पहली महिला नीति जो है 2001 में, बाल नीति संशोधन 2013 में और 2017 में भी, और महिला नीति ड्राफ्ट को रूप में अगर आएगा तो 2016 आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, भूलना नहीं है आप लोगों को। और आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है वृद्धजन और दिव्यांगजन नीति के संदर्भ में सवाल। अब देखो, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक एरिया है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये भी एक एरिया कह लीजिए, या एक प्रकार से इसका पार्ट कह लीजिए। तो जब राष्ट्रीय वृद्धजन नीति आई थी सबसे पहले, इन सभी का नोट्स आपको मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ अलग नहीं मिलेगा वहाँ पर भी। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की बात अगर हम लोग करते हैं तो पहली बार सन 1999 में आया था, 1999 में, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसको बेसिकली लाया, राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को, और कहा कि वृद्धजनों के लिए सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष बल दिया जाएगा, स्वावलंबन यानी इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें इसके थ्रू रखी गई थी। और मैं आपको बता दूं कि 1992 में ही, आपने नाम सुना भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है, की स्थापना भी हुई थी, इसकी स्थापना भी की गई थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एक वर्ष और आता है हम लोगों के सामने, 2011 यानी 2011, और उसमें ना नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन करके एक प्रस्ताव पारित हुआ था। परीक्षा में बनता है कि नीति के पुनरीक्षण, ठीक है, नीति के पुनरीक्षण का प्रस्ताव, ठीक है, कब पारित हुआ, तो वो 2011 में पारित हुआ था। और इसमें ना जानते हो 60 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा होगा, पेंशन होगा, डिजिटल साक्षरता पर विशेष बल दिया जाएगा। ये बातें 2011 में इसके थ्रू बताई गई थी इस प्रस्ताव में। तो राष्ट्रीय वृद्धजन नीति के संदर्भ में भी अगर आप बातें याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने एक और पार्ट था, मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति। अब इस नीति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस नीति में देखिएगा थोड़ा सा 2006 लगाइएगा, 2006। मैं बता दूं, भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए, उनके अधिकारों के लिए, समान अवसर के लिए और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि दिव्यांग लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। शिक्षा, प्रशिक्षण पर और रोजगार पर विशेष बल दिया गया इनके लिए भवन, परिवहन, संचार की सुगमता को बढ़ावा दिया गया। एक सुगम्य अभियान है ना, सुगम्य भारत अभियान, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, सुगम्य भारत अभियान, या भारत सुगम्य अभियान भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर लीजिए, अभियान 2015 में। ठीक है, ये भी परीक्षा में आया हुआ था। ठीक है, 2015 में ये आया था। और ये भी बेसिकली सहायक उपकरण, भेदभाव मुक्त समाज का निर्माण करना, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन को मोटिवेट करना, इस तरीके की प्रक्रियाएं यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसके अलावा इसी में अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आपने सुना होगा, RPWD एक्ट 2016। सुना क्या होगा, मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को इसके बारे में। तो पहले PWD था, है ना, इससे पहले अगर हम बात करते हैं पहले, तो उसमें PWD था जिसमें 7 प्रकार की जो है डिसेबिलिटीज़ पर बात की गई थी। और RPWD एक्ट में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की गई थी, जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ जो
पहले था 3% का आरक्षण था गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 4% का आरक्षण दे दिया। और हायर एजुकेशन में इन्होंने 5% दे दिया, एमपी में 6% कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एमपी में 6% है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, तो हायर एजुकेशन के अलावा जॉब शिक्षा के अलावा भी फ्री एजुकेशन, निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा को लेकर अगर बात करते हैं तो आयु पर तो ध्यान रखिएगा 3 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, आर्टिकल 45 की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब 3 से 18 वर्ष लिखा होता है, वहाँ 6 से 14 वर्ष रहेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को रिलेट कराएगा, बट यहाँ पर रिलेट नहीं होगा। 3 से 18 वाला ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में 6 से 14 वाला भी आता है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। आरटीई जब आएगा तब भी आपको 6 से 14 लगाना होगा, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब आएगा तो 3 से 18 वर्ष लगाएंगे। इसमें आप कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसके संदर्भ में। आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखिए गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा नीति है। ठीक है, ये पार्ट आ गया। पॉइंट नंबर 6 पर हम बात करेंगे। अब पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा नीति पर। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा नीति कब आया है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नोट करिएगा कॉपी पर, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, आप नीति कहिए, क्योंकि पॉवर्टी जो है एक प्रकार से समाप्त करने के संदर्भ में पॉलिसी चलाई गई थी, और ये बहुत पुरानी पॉलिसी चलाई गई थी। लगभग आपको बता दूं मैं 1970 में, 1970 के दशक में ये चलाया गया था। और उस समय अगर मैं बताऊं आपको, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान में आपने सुना होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। 1974 से लेकर 1978 तक चलाया गया था। हालांकि सारी पंचवर्षीय योजना 5 साल चलाई गई थी, यही जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यही केवल 4 साल के लिए चलाई गई थी, बाकी तो 5-5 साल की थी। और इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही एक नारा लगाया गया था, और वो नारा था गरीबी हटाओ, है ना। वो नारा क्या था, गरीबी हटाओ। ये योजना आयोग के थ्रू बेसिकली गरीबी समाप्त करने की बात कही जा रही थी। तो गरीबी रेखा से जो भी नीचे जीवन यापन कर रहे थे उन परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से ना सशक्त बनाने के संदर्भ में बात कही जा रही थी। और वजह वही था, जैसे जवाहर रोजगार योजना जब 1989 में आया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एक योजना भी चलाया गया था 2016 में। ठीक है, ये सभी ने मिलकर बेसिकली ये सभी योजनाएं वगैरह जो चलाई गई वो गरीबी उन्मूलन नीति के अंतर्गत थी। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई थी। ठीक है, तो गरीबी समाप्त करने के लिए। तो बट अगर परीक्षा में आएगा कब आया था, तो 1970 ही लगाइएगा। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा वगैरह की बात आ जाती है, फिर उसके बाद कार्यक्रम वगैरह के बारे में आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कार्यक्रम आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, वही कार्यक्रम जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर नोट करना कर लो। गरीबी के अंतर्गत एक था आपका एक था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी, और ये योजना था बेसिकली 1980 का। ठीक है, और ये एक योजना बेसिकली थी जवाहर, ये तो मैंने आपको बताया भी था, जवाहर रोजगार योजना है, ये जवाहर रोजगार योजना है, और ये आया था 1989 में। ठीक है, और एक था इसके अलावा स्वर्ण जयंती। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, जो 1999 में चलाया गया था। और एक था मनरेगा, है ना भाई। आप इसके बारे में तो अभी भी मैंने आपको बताया भी, एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट है 2005, है ना। ये डीप में थोड़ा सा ऊपर बताया है अभी। और एक था आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका ये परीक्षा में आता है, आजीविका मिशन 2011। देखो ये नोट करना, इसके साथ साथ आप याद भी करना है आप लोगों को। ठीक है भाई,
और ये याद होगा तभी जब आप इसको डेली पढ़ोगे तब, ठीक है। ऐसे ही रैंडम याद नहीं होगा ये आप जब डेली इसको पढ़ोगे या उन चीज़ों से रूबरू रहोगे तभी ये चीज़ें आपको बेसिकली याद रहेंगी, है ना। और एक और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 करिएगा, 2016, ठीक है। तो ये कुछ योजनाएं थी। अब परीक्षा में आपसे दे देगा तो कहेगा आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए ना, तो वर्ष पता रहेगा तभी आप आरोही अवरोही क्रम में लगा पाओगे, अन्यथा तो फिर दिक्कत कर जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, गरीबी उन्मूलन के अलावा भी एक और नीति थी, सामाजिक सुरक्षा नीति थी, है ना। क्या थी? सामाजिक सुरक्षा नीति थी। अब ये जो सामाजिक सुरक्षा नीति है, प्रारंभ में अगर हम बात करते हैं तो 1947 के बाद, 1947 के बाद भी प्रयास किया गया था, स्वतंत्रता के बाद भी इसको प्रयास में लाया गया था। तो एक आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं, 15 अगस्त 1995 में ये लाया गया था, ठीक है, जहाँ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, गरीब नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात कही गई थी। अब जैसे ही मैंने आपके यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा की बात कहा है तो इसके थ्रू कुछ बातें आती हैं, जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है 1995 का, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है 2019 का, अटल पेंशन योजना है 2015 का। वो चीज़ भी इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। तो औपचारिक रूप से अब आप कह दीजिए कि ये सामाजिक सुरक्षा नीति कब आई? औपचारिक रूप से, ठीक है। किसके रूप से? औपचारिक रूप से। तो औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, और इसका मतलब है 1995, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 1947 एंड 1955 आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो परीक्षा में बेसिकली यही आएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है ना। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये भी हो गया आपका। इसके अलावा देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। देखिए, अभी भी मैंने इस पे आपसे चर्चा कर लिया है, जिस पे चर्चा नहीं किया हूँ उसको मैं दोबारा से एग्जाम्पल में ले लूँगा। जैसे मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता दिया एग्जाम्पल पे तौर पर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी पढ़ा दिया, मनरेगा भी बता दिया आपको। यहाँ एक पार्ट और आ गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नीति, ये भी मैंने अभी आपको बताया है 2007 वाला, 2007 का पैटर्न था। इस पर हमने डीप में चर्चा किया है यूनिट नंबर 10 वाले में, ठीक है। नेशनल पॉलिसी फॉर द चिल्ड्रन या नेशनल पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी आप कह सकते हो इसे, ठीक है। और वही बच्चों को लेकर पहली नीति 1974 में, संशोधन 2013 में, ठीक है। ये बात ध्यान रख सकते हो। अच्छा, बेसिकली अब मैं बताऊं अगर इसका आधार क्या था। इसके आधार में आप एक नाम पढ़ेंगे UNCRC के बारे में, ठीक है। इसका अब नोट करना है, नाम नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। CRC मतलब चिल्ड्रन राइट कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो आप लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र बाल अभिसमन, ठीक है। अभिसमयन कह लीजिए या अधिसमन कह लीजिए, ठीक है। तो ये आप 19 लगाइएगा, अभी तो 1989 का वर्ष लगाइएगा, ठीक है। और भारत ने इसको कब स्वीकार किया, भारत वाला आप नोट कर लीजिएगा जरूर। भारत ने इसे अनुमोदित किया। क्या किया? अनुमोदित का मतलब ये होता है स्वीकृति देना, एक्सेप्टेंस। तो 1992 वाला वर्ष, ठीक है भाई। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना। आशा कर रहा हूँ कि शायद बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, सारी की सारी। क्लियर हो रहा है नहीं, बताओ एक बार। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। इसके थ्रू में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नीति है ये, और राष्ट्रीय बाल अधिकार एक संरक्षण आयोग है। अब संरक्षण आयोग की जो बात मैं कर रहा था आपको, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर साइड में
ध्यान से रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कम जो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है, चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। तो ये कानूनी आधार था बेसिकली, है ना। अब यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं NCPCR को लेकर, तो ये 2007, ठीक है, ये 2007, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 बातें क्लियर किया है मैंने। एक तो आप लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमन भारत ने कब स्वीकार किया और आया तो 1989 में, ये आपको क्लियर किया। दूसरी बात मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के बारे में 2005। फिर उसके बाद मैंने कंफर्म किया NCPCR के बारे में, मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो है आयोग कह लीजिए या इसे पॉलिसी कह लीजिए, 2007, ये भी क्लियर किया, ठीक है। तो जहाँ बेसिकली बच्चों की निगरानी, अब देखो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यहाँ जो मैं आपसे डिस्कशन अभी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गया, ये सामाजिक सुरक्षा आयोग, और जहाँ गरीबी वाला दोनों ऊपर थे, उसी के एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक नीति के अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कि निर्माण कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है जिनका उद्देश्य समाज में न्याय, समानता, सुरक्षा, कल्याण सुनिश्चित करना होता है। और ये सिद्धांत ना समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए नीति निर्माण का एक प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, मतलब एक प्रकार से गाइड कह लीजिए, उसको गाइड करते हैं। जैसे समानता का एक सिद्धांत है, आसान मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। समानता का सिद्धांत है, आप सभी लोगों को मालूम है, सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ये बात तो सही है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम और आरक्षण नीतियाँ, इस तरीके की चीज़ें दिया गया है। अब देखो परीक्षा में आप लोगों से अगर सवाल पूछता है जिसे समानता का सिद्धांत, तो आप तो आसानी से लगा दो कि भाई किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, लिंग से हो, भाषा से हो, आर्थिक स्थिति उसकी कुछ भी हो, ये तो समझ जाओगे। बट इसके एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE वाला, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट है और ये बेसिकली 2009 में आया था। ये थोड़ा सा नोट करते चलिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बेसिकली इसी अधिनियम 2009 के तहत कहा गया था। मैं आपको बता दूं एक संवैधानिक अधिकार आधार पे, तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 21 का A, है ना, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो अनुच्छेद 21 का A है, इस वाले एक्ट में बेसिकली आर्टिकल्स में आपको बता दूं 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे थे उन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि यही जब लागू हुआ RTE जब लागू हुआ तो वह डेट थी 1 अप्रैल 2010 की, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको क्या किया था, लागू किया था। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बड़ा पुराना नाम है ये, अब इसका नाम परिवर्तित हो गया। आप इसे कह दीजिए कि अब जो है शिक्षा मंत्रालय है। ये शिक्षा मंत्रालय ने, अब परीक्षा में अगर सवाल भी बनता है आप लोगों को कि RTE लागू किसने किया, तो आप शिक्षा मंत्रालय का नाम लिखिएगा, वहाँ पे यही आएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं आएगा, ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया। तो सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात इसमें कही गई थी। और यहाँ तक कि प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटों को लेकर बात भी कहा था कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको 25% सीट मिलेंगी, ये बात हुई थी क्या, अभी भी है। बाल अधिकारों पर जो है आधारित शिक्षा प्रणाली को बेसिकली ये दर्शाता भी है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में अगर मैं कुछ बात करता हूँ आप लोगों से, तो मेरा कहने का अर्थ है कि 3 आर्टिकल याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में तो नोट करो। संवैधानिक प्रावधान से संबंध अगर मैं RTE का बताता हूँ तो 3 आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संवैधानिक प्रावधान के संबंध में 3 आर्टिकल याद रखिएगा। वो 3 आर्टिकल कौन कौन से,
आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। एक आर्टिकल आप नोट करिएगा 21 का ए, जहाँ शिक्षा का मौलिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क, और एक आर्टिकल आपका 45 जहाँ आपको ये बताया गया कि 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल शिक्षा देना होगा 40A में, ठीक है, 45 में। और तीसरा एक याद रखिएगा 46 देखो 21A तो जानते हो, 45 भी जानते हो, लेकिन 46 थोड़ा सा आप नोट करना कर लो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो भी कमज़ोर वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी शिक्षा को मोटिवेट करना या उनको प्रोत्साहन देना, किसमें? एजुकेशन में। किसमें? एजुकेशन में, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही है, इसलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन ले रहा हूँ, एजुकेशन बोल रहा हूँ, और ऑलरेडी है भी है। तो ध्यान रखना है SC ST और OBC कर लीजिए, उनके शिक्षा के प्रोत्साहन के रूप में ये बातें रहती है। अब देखिए आगे आरक्षण नीतियाँ हैं। देखो आप जानते हो संविधान लागू होने के साथ जब 1950 में लागू हुआ था, तो उस समय बेसिकली कुछ रिजर्वेशंस पॉलिसीज़ इन इंडिया में लाई गई थी, ठीक है। अच्छा आप पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको। 15 के 4 के अंतर्गत, 16 के 4 के अंतर्गत, 46 के अंतर्गत, जैसे 46 अभी SC ST के बारे में जिक्र किया गया था, ठीक है, OBC वगैरह के बारे में, वैसे ही 15 के 4 में भी जिक्र किया गया महिलाओं और बच्चों को लेकर, और 16 के 4 में भी जिक्र किया गया। और इन सभी अनुच्छेदों में केवल एक ही बात कही जा रही है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समान अवसर मिले। यह आरक्षण नीतियों के अंतर्गत बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आरक्षण नीतियों के अंतर्गत में मैं आपको कुछ वर्ष यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा, जैसे कि अगर नोट कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट खुल गई है आज की सोशल पॉलिसी की। ये जो टॉपिक आ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे पॉइंट पे आ रहा है मैं वहीं पर आप लोगों को डीप में उन चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए आरक्षण नीति यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग में लिखिएगा आरक्षण नीति। अब आरक्षण नीति के अंतर्गत मैं एक वर्ष लिखवा रहा हूँ 1950। अब ये सभी बच्चों को मालूम है संविधान लागू हुआ। अब जब संविधान लागू हुआ तो आप यहाँ पे SC ST और उनको आरक्षण के लेकर आप ये कह लीजिए शिक्षा में, नौकरी में यानी जॉब में, और विधायिका में भी, जॉब में और विधायिका में भी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था? आरक्षण था 1950 के दौरान। इसके अलावा देखो एक 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश हुई थी, जिसे आप ये कह लीजिए मंडल आयोग लागू हुआ था, ऐसे बोल लीजिए, आयोग बेसिकली लागू हुआ। कब? 1990 में। यहाँ केंद्र सेवा में बेसिकली क्या बोला गया? OBC को 27% आरक्षण। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब परीक्षा में आती हैं। और उसके बाद देखो एक आया 1992, और ये था इंदिरा साहनी, नाम सुना होगा, अगर सुना तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो सुन लो। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, ये केस था एक 1992 का, और इसमें आरक्षण की सीमा बेसिकली 50% तय की गई थी, 50% तय किया गया था आरक्षण की सीमा। और फिर एक लिखिएगा 2006 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मतलब हायर एजुकेशन संस्थानों में OBC आरक्षण लागू हुआ। OBC आरक्षण लागू हुआ, लेकिन आप ब्रैकेट में लिखिएगा उच्च शिक्षा। क्या लिखिएगा? हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और उसके बाद एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट ही है, एक 2019 लिखिएगा, और 2019 में लिखिएगा EWS आरक्षण लिखिएगा 2019 में। EWS का 10% है ना, 103वां संशोधन, कौन सा? 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के जो आरक्षण थे उनको देने की बात कही गई थी इसमें, ठीक है भाई। अब इतना जो वर्ष मैंने नोट करवाया है, आशा करता हूं कि आपने नोट भी कर लिया होगा। आरक्षण नीति परीक्षा में एक सवाल तो तय है, यहाँ से बन जाता है,
पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं सामाजिक न्याय का सिद्धांत पर। अब सामाजिक न्याय का क्या कहता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है, ये बात आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं। सामाजिक नीति का उद्देश्य समाज में जो भी व्याप्त अन्याय है और जो भी असमानता है उनको समाप्त करके न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करता है। ये बात तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं, बट यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल में, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। अच्छा, जो विशेष योजनाएं बनाई गई उन योजनाओं के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को पता होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहीं तक ये टॉपिक समाप्त नहीं होता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब लाइव क्लासेस आप लेते हैं ना तो आपका बेनिफिट हो जाता है इसमें। जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वाली एक योजना है, जहां उच्च शिक्षा में एससी छात्रों के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी और इसका गठन किया गया था 1944 में, 1944 में, ठीक है। अनुसूचित एक जाति उप योजना थी, बजट में एससी लोगों के लिए अलग धनराशि उपलब्ध कराने की बात हुई थी, गठन हुआ था 1979 में, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास मंत्रालय है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, जहां बेसिकली 2009 में बताया गया था कि जो भी अनुसूचित जाति के बहुल गांव होंगे उनका सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। क्या मैं नोट करा दूं इसको भी, इसमें बहुत सारी योजनाएं आएंगी, अनुसूचित जाति की भी आएंगी, अनुसूचित यस की भी आएंगी, ओबीसी की भी आएंगी। करवा दें, थोड़ा बड़ा तो है लेकिन चलो करवा देता हूँ, नोट कर लो। सर। चलो आ जाओ फिर, नोट कर लो इस साइड, है ना। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने एससी लिखा है, एससी का मतलब समझ जाइएगा आप लोग, अनुसूचित जाति है, शेड्यूल्ड कास्ट है ये। पहली एक योजना थी बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक है, ठीक है, मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, ये थी। और ये हायर एजुकेशन को लेकर गठित किया गया था सन 1944 में, 1944 में। एंड दूसरा था एससी यानी अनुसूचित जनजाति उप योजना को हम लोग क्या बोलेंगे, सब प्लान, क्या बोलेंगे, सब प्लान, ठीक है। बजट में ना ये एससी के लिए अलग धनराशि आरक्षण करने की बात कही गई थी, तो 1979 और 80 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक आता है आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो लिख रहा हूँ, कर्मचारी वित्त एवं, बाकी ऊपर के दो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, एवं विकास निगम, विकास निगम, ठीक है। राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए था पुनर्वास स्वरोजगार के लिए बेसिकली ऋण देने की बात हो रही थी, तो ये 1997 में आया था, 1997 में आया था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। और ये योजना जो था बेसिकली 2009 में आई थी, और मतलब अनुसूचित जाति के बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास करने के लेकर बात कही गई थी इसमें, ठीक है, इतने ध्यान रखिएगा। अब था ये एससी के संदर्भ में चार बातें, दो नीचे के बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा, इसको दोनों को आईएमपी करके लिख लीजिएगा, नीचे के दोनों। अब बात कर लेते हैं एसटी को लेकर थोड़ा सा, ठीक है, एसटी। अब देखो एसटी में क्या क्या आता है। पहले नंबर पे एक था जनजाति, जनजाति को बेसिकली ट्रिब्यूज कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्रिब्यूज, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो इसे आप कह लीजिए, लिख लीजिए जनजाति उप योजना, ठीक है, उप योजना, ठीक है। ये है, यहाँ पर भी देखो, वहाँ पर भी उप योजना थी अनुसूचित जाति के में भी, और वो भी बजट के संदर्भ में था, ये भी बजट के संदर्भ में होगा, बट ये था 1974 और 75 में चलाया गया था, ये वो 1979 और 80 में चलाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा था आपका वन बंधु कल्याण योजना, कल्याण योजना थी।
जनजातीय क्षेत्रों में ना ये आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कही गई थी 2014 में। हो सकता है ये पेपर में बना दे इस बार सवाल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आता है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस परियोजना, परियोजना जनजाति मंत्रालय, ठीक है। दूरस्थ जो क्षेत्र थे, डिस्टेंस वाले क्षेत्र में डिजिटल पहुंचाने के संदर्भ में यह योजना लाई गई थी 2018 में, ठीक है, 2018 में। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम और इम्पोर्टेंट भी है ये, एकलव्य, एकलव्य मॉडल। जैसी बात एकलव्य मॉडल की आती है ना, तो एक नाम याद रखिएगा, आवासीय। ये तो ऑलरेडी याद भी रहेगा आपको, साथ ही में आएगा परीक्षा में, आवासीय विद्यालय योजना, विद्यालय योजना। इसका मतलब है कि एसटी जो भी छात्र हैं उनकी गुणवत्ता शिक्षा की बात कही जाएगी। और ये लाया गया था 1979 में, 1979 में लाया गया था, बट 2018 में संशोधन हुआ था इसमें। इसमें क्या हुआ था? संशोधन हुआ था 2018 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कितना हो गया? 4। तो इसमें इंपॉर्टेंट कोई अगर है तो एक वन बंधु वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा 2014 वाला, और एक एकलव्य वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें, इसमें भी एसटी वाले में भी 2 इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग। मिक्स कभी एससी एसटी ओबीसी को मिला के भी आपके परीक्षा में आ जाएगा ना, आरोही अवरोही क्रम में लगाओ, ठीक है, ऐसे करके भी दे देगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ओबीसी के बारे में, ठीक है। ओबीसी में मुझे तो केवल एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, और वो इम्पोर्टेंट ये है, आप नोट कर लो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, ठीक है। ओबीसी युवाओं को ना रोजगार हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना लाई गई थी 1992 में, ठीक है। तो मुझे ये लगता है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को आर्टिकल्स बताया था एक, वो आर्टिकल अगर आप संवैधानिक प्रावधान चाहते हैं जानना, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। संवैधानिक प्रावधानों में, और संवैधानिक प्रावधानों में आप ना एक आर्टिकल आता है आपका 15 का 4, और एक आर्टिकल आता है 15 के 4 के अलावा 16 का 4, और एक आर्टिकल आपका आता है इसमें 46। अब ये क्या बातें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक एक लाइन में। 15 के 4 में केवल याद रखिए ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान, ठीक है, ओबीसी के लिए। 16 के 4 में आप ध्यान रख लीजिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, है ना, आरक्षण की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। 46 में आप रख लीजिए एससी और एसटी, शिक्षा और आर्थिक हित, इनमें आप नोट कर लीजिएगा, एजुकेशन और आर्थिक हितों पर बात करना, ठीक है। बस ये कुछ ट्रिक है बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से, या उन चीज़ों को कीवर्ड के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आप सभी लोगों के लिए जो है ये दूसरा पार्ट। तीसरे बात करते हैं मानव कल्याण सिद्धांत को लेकर। चलो यहाँ से मैं ना कल आप लोगों से जिक्र करूँगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम के बारे में भी, ठीक है ना। तो ये मैं कल आपको बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल्स हैं, है ना, और प्रिंसिपल के साथ साथ आप जो योजनाएं वगैरह पढ़ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, बाकी मिलते हैं कल की क्लासेस में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, है ना।